नमस्कार। आज हम द टॉक शो के सेकेंड एपिसोड में आज बात करने आए हैं क्लास ट्वेल्थ और उस क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट में अपने झंडे गाड़ के भिलाई का नाम रोशन करने के वाले बच्चों के ऊपर। तो भिलाई के जो बच्चे जो नाम रोशन करते हुए लंबे समय से आ रहे हैं, उनमें से अभी हमारे पास में दिशानी धर ये हमारे पास में उपलब्ध हैं आज। और आज ये हमारी इस चर्चा में हमारा सहयोग देंगी और ये बताएंगी कि ये क्लास ट्वेल्थ में इनके जो रिजल्ट है वो किस प्रकार आए, कैसे उन्होंने तैयारी करी है। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं दिशानी से। हाय दिशानी, कैसे हैं? बढ़िया सर। अ, तो भैया आपका क्लास ट्वेल्थ का जो सफ़र रहा, उसकी पूरी जो पढ़ाई रही, उसके ऊपर आज एक छोटा सा चर्चा है, जिससे कि जितने बच्चे जो क्लास ट्वेल्थ में है, सीबीएसई वाले हों, सीजी बोर्ड वाले हों, आईसीएसई वाले हों, किसी भी बोर्ड का बच्चा, वो आपके इस शो को, आज हमारी जो बातचीत है उसको सुन के वो कुछ सीख पाए, उसके मन से बोर्ड एग्जाम का भय थोड़ा दूर हो और वो अपनी तैयारियों में शुरुआत से लगे, ऐसी अपन लोग चर्चा आज करने जा रहे हैं। तो दिशानी, सबसे पहले तो मैं शुरू कर दूंगा आपसे, ये जानने से प्रयास करते हैं कि आप थोड़ा पहले अपना परिचय दीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए ताकि फिर हम बातचीत को आगे लेके जाए। मैं नर्सरी से केपीएस में रही हूँ। मेरा क्लास 10th कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई से हुआ है। क्लास 12th भी कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई से हुआ है। 9th से लेके क्लास 12th तक पूरे 4 साल सर का हेल्प और सपोर्ट रहा है मेरे साथ, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12th। 10th में आई स्कोर 91.2% एंड इन 12th आई स्कोर 98%, टॉपिंग माई स्कूल विथ कॉमर्स प्लस ऑन्टरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट। तो काफ़ी अच्छा आपका बैकग्राउंड, क्वालिटी वाइज देखा जाए, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त रहा दिशानी। क्लास टेंथ में 91%, क्लास ट्वेल्थ में 98% विथ कॉमर्स स्ट्रीम। ये थोड़ा यहाँ पे एक गड़बड़ ये लग रही है कि 91% वाला बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में कैसे आ गया, वो सिलेक्शन कैसे हुआ? क्या उसको थोड़ा बताओगे? आपने वो सब्जेक्ट, आप तो मैथ्स ले सकते थे, बायो भी में जा सकते थे, कॉमर्स ऑप्ट करने के पीछे क्या कारण रहा? ये मिथ है कि 90% प्लस स्कोर करने वाला साइंस में ही जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है कि सिर्फ 90% प्लस ही साइंस में जा सकते हैं। और कॉमर्स में मेरी सिस्टर रही है, मेरी मदर रही है, तो कॉमर्स का ऑलरेडी एक बैकग्राउंड रहा है मेरे फैमिली में। प्लस मेरे को फाइनेंस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट है, फाइनेंस एंड बिजनेस फील्ड में। तो वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थी मैं उस तरफ, सो इसलिए कॉमर्स ऑप्ट किया। बाकी 91% स्कोर करने के बाद साइंस ना लेना वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। तो कोई बच्चा क्लास टेंथ के बाद में क्या सब्जेक्ट ले, उसके लिए आपका क्या सजेशन? वो कम्प्लीटली इंटरेस्ट पे बेस्ड है। पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पीयर्स क्या बोल रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, उसके बेस पे लेंगे तो वो फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा। तो क्या करना चाहिए बच्चे को? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उनका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, अगर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो काउंसलर्स होते हैं, करियर गाइडर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू वो अपना इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कैसे पता चला? आपने क्या किया था? मेरे पापा मार्केटिंग में हैं, प्लस मेरे पापा को मैंने शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें करते हुए देखी है। मेरी सिस्टर कॉमर्स में थी तो उससे बहुत सारे उसको इंटर्नशिप्स और ये सारी चीज़ों में इंडल्ज होते देखा है। तो वहाँ से काफ़ी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था। प्लस मेरी बहन भी मुझे बहुत हेल्प करती थी ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को जानने में, तो वहाँ से। क्लास टेंथ से क्लास इलेवेंथ में जब आप कॉमर्स लेके पढ़ना चालू किए, तो क्या डिफरेंस पाया आपने वहाँ पे? कंप्लीटली नया सब्जेक्ट था। इट्स लाइक कि दोबारा से एक नए स्ट्रीम के नर्सरी से स्टार्ट किया, कोई सेम सिमिलैरिटी कुछ नहीं थी। तो स्ट्रैटेजी में चेंज लाना पड़ा। जैसा मैथ्स, साइंस, सोशल था वैसा कॉमर्स, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ वैसे नहीं थे। हम्म। बिजनेस में थोड़ा प्रेजेंटेशन पे फोकस करना पड़ा, अकाउंट्स में प्रैक्टिस और बढ़ानी पड़ी, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ डेप्थ और ये सारी चीज़ों पे और फोकस करना। क्लास ट्वेल्थ के अकाउंट्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी उसको? वहाँ पहले तो ये बताइए, क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड में आपके अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए थे? 96 आउट ऑफ 100। 96 आउट ऑफ 100।
तो ये अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया? किस तरीके से उसमें 96 मार्क्स लेके आए? वो तो 11 से पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसके कारण पार्टनरशिप का बहुत अच्छा बेस बन गया था, कंपनी अकाउंट्स का बहुत अच्छा बेस बन गया था, प्लस एनसीईआरटी पूरा कवर अप किया था फॉर थ्योरी एंड टीएस ग्रेवाल फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। और सेकंड नंबर पे जैसे बिजनेस सब्जेक्ट एक हमारा होता है, कंप्लीटली थ्योरी है, तो क्या उसमें न्यूमेरिकल वगैरह को लेके आपको कैसा लगता है? क्या है उसमें कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सिर्फ को लेके? एक ही आता है, एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी सेकंड पार्ट एनसीईआरटी के। बाकी कंप्लीट थ्योरी होती है जो कि पूरी एनसीईआरटी से आती है, तो एनसीईआरटी का कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एनसीईआरटी के कीवर्ड्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। बिजनेस के लिए जैसे आपने एनसीईआरटी कहा, क्लास 12th में अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल और एनसीईआरटी थ्योरेटिकल बेस के लिए, क्या क्लास 12th बिजनेस के लिए कोई रेफरेंस बुक लिए थे रेफरेंस आपने? बुक पूनम गांधी थी, हम्म। पूनम गांधी को रेफर करना चाहे तो कर सकते, नहीं भी करे तो भी चलेगा। मैंने उतना रेफर नहीं किया था, जस्ट वन टाइम रीड था। हम्म। बाकी पूरा एनसीईआरटी, पूरा कीवर्ड्स एनसीईआरटी। अकाउंट्स में तो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मेट में रहता है, वर्किंग नोट्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें एक हमको मालूम है कि तैयारी किस तरीके से करनी है। लेकिन जो बिजनेस है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन साल के शुरुआत से किस तरह से करें? साल की शुरुआत से पूनम गांधी से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से स्टार्ट कर सकते हैं एंड एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को लेके हम्म। और सब हेड्स को लेके हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, डिटेल रिवीजन नोट्स चाहिए होते हैं कि एग्जाम के पहले का जो ड्यूरेशन होता है उसमें उतना प्रेशर ना बने, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी एग्जाम के पहले पढ़ना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो नोट्स रेफर करना बेटर होता है, और प्लस सेल्फ मेड नोट्स हो तो और अच्छे होते दूसरे के नोट्स से क्या परेशानी हैं। जाती है? दूसरे के नोट्स दूसरे अपने हिसाब से बनाते कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। आपकी जो नोट्स थी, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट की, उस नोट्स में आपने खास बात क्या रखा है? यानी उसमें शॉर्ट आपके, एंड हाँ, क्रिस्प, कि फिर से छोटा हो, बताइए। हाँ। शॉर्ट हो, और उसका क्रक्स एक बार में एग्जाम से पहले समझ आए, क्योंकि थोड़ा-सा विस्तार से इसको थोड़ा-सा किसी एग्ज़ाम्पल के साथ बताओ, ताकि जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, वो जब अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करें बिज़नेस के लिए, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, चाहे क्लास 11th में हो, चाहे 12th में हो, तो 11th से करते हुए चलेंगे तो सिंसियरिटी आ जाएगी, 12th आते-आते तक काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी। तो वो जो एक बारीक होता है, बहुत एक निश है कि नोट्स बनाने की एक कला होती है। हर एक बच्चे की नोट्स दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं कहीं से भी नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी बताऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक बच्चा जो खुद अचीव किया है, वो ये बच्चों को बताए कि उसने कैसे किया। तो आप किसी एक बहुत अच्छे से छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ बताओ कि एक नोट्स में आपने क्या डाला और क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए? जैसे कोई टॉपिक है स्टार्टिंग, तो उसके डेफिनेशन से होना चाहिए, जो कि डेफिनेशन ट्राई करना चाहिए कि बुक से मैच करे, बिकॉज डेफिनेशन अलग है, मीनिंग अलग मतलब है। बुकिश लैंग्वेज की बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशन में हो। डेफिनेशन होनी चाहिए, ओके। और प्लस बहुत सारे ऑथर होते हैं, जैसे डेफिनेशंस हैं, तो काफ़ी सारे ऑथर ऑथर याद जो, रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो मैंडेटरी नहीं है, सीबीएसई मार्क्स डायरेक्ट तो नहीं करता उसके। वेरी गुड। जी। बाकी निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, हुँ, शॉर्ट कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, हुँ। एक्टिव रिकॉलिंग यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग होता है कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बार-बार उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहना। अच्छा। मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में, ऐसे करके। तो वो चीज़ें याद रहती है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए काम आती मतलब जिसे अपन लोग रीड, रिकॉल एंड रिवीजन टेक्निक बोलते हैं, वो उस तरीके से अपन उसको एक बार पढ़ लें, फिर उसको रिकॉल करें, फिर उसको रिवाइज़ करें, ये टेक्निक अपनी काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो लंबे समय में बहुत इसका बेनिफिट भी मिल जाता है। इकोनॉमिक्स के लिए आपका क्या बच्चे लोगों को सजेशन है? इकोनॉमिक्स में स्कोर बताइए पहले, तो आउट ऑफ 100 आपका इकोनॉमिक्स में स्कोर है। कितना रहा? इकोनॉमिक्स में 97 आउट ऑफ 100, 97 आउट ऑफ 100, अकाउंट्स में 96, बिज़नेस में, 99 आउट ऑफ 100। 99 आउट ऑफ 100, 100। अरे वाह! और इकोनॉमिक्स में 97। एक और सब्जेक्ट है शायद उसमें आउट ऑफ 100 भी मिला है आपको। एंटरप्रेन्योरशिप में 100 ऑन 100। वाह! ये 100 में 100 का क्या रहा? ये थ्योरी थी पूरी या क्या पूरी था? थ्योरी, पूरी बिज़नेस स्टडी जैसी मैच करती है। हुँ। मतलब कंटेंट्स तो अलग थे, बट लिखने का तरीका, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सारा बिज़नेस स्टडी जैसा। तो कैसा लगा उस 100 के 100 नंबर पाके? कैसा अंदर से कैसा फ़ील आता है? कभी ऐसा नहीं, मैं 100, ही आज से तो मैं ही 100% भगवान हूँ रे? एक्यूरेसी, बुल्स आई। हैं? बुल्स बुल्स आई आई। एकदम, बहुत बढ़िया। तो हम चल रहे थे इकोनॉमिक्स के ऊपर में, इकोनॉमिक्स कहीं छूट ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और दुनिया में अगर देखा जाए तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स ऐसे 2 विषय होते हैं जिससे 90% बच्चे दूर ही रहते हैं।
या उनकी दूरियां बन जाती हैं उनसे, किसी प्रकार से वो उससे दूरी बना के रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा समझ हम लोग उसमें पैदा नहीं कर पाते हैं, ये टीचर्स की गलती है या फिर जो भी है अब सिस्टम में है या हमारे एक है, भले ही उनसे हमारा जीवन सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है लेकिन ये विषय बहुत दूर चले जाते हैं। तो क्लास 12th में इकोनॉमिक्स का आपका जो आउट ऑफ 197 है वो स्कोर, उसकी तैयारी कैसे की है? उसकी तैयारी रेफरेंस बुक इकोनॉमिक्स की ज़्यादा रेफ़र की थी मैंने। कौन सी रेफरेंस बुक? जैन एंड ओरी है, संदीप गर्ग है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी? एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम कंटेंट दिया है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई क्या पूछता है। सीबीएसई एक टॉपिक को 4 नंबर में पूछेगा, लेकिन बुक में वो 1 नंबर के जितना दिया होगा। तो उसके हम्म। लिए रेफरेंस बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैन एंड ओरी एंड संदीप जैन दोनों अच्छी, संदीप गर्ग दोनों अच्छी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, हुँ। ये दो सब्जेक्ट हमारे क्लास 12th में आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इसमें ज़्यादा स्कोरिंग या ज़्यादा आसान क्या लगता है आपको? वो डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जिसके लिए न्यूमेरिकल या थोड़ा कंसेप्चुअल बेस ज़्यादा बेटर होता है, तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी है। जिसकी थ्योरी ज़्यादा अच्छी होती है, उसको इंडियन इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है। मेरा प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा बेटर था, तो मेरे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा ईज़ी था। चलिए बहुत बढ़िया। 12th में तो हम काफ़ी कुछ चर्चा कर लिए। देशानी 10th में भी आपके 91% रहे थे, तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 10th में 91% तो आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट रहे, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं मैथ्स और साइंस, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जिसमें बच्चों को ज़्यादा समस्या जाती है। तो मैथ्स की तैयारी किस तरह से की है आपने? पहले उसका बताएंगे फिर साइंस की चर्चा। मैथ्स की तैयारी तो स्टार्टिंग से एनसीईआरटी, हम्म। पूरी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस, उसके बाद ये पढ़ाई आपकी 10th की कब से चालू हो गई थी? मार्च मतलब एकदम स्टार्टिंग से, मार्च से मार्च लेके मिड एंड से हाँ, आपका रिजल्ट आने के रिज़ल्ट तुरंत आने बाद के से 9th पढ़ाई के थी? रिज़ल्ट आने के जस्ट तो ये वहां से अभी तो स्कूल की छुट्टियां काफी लंबी हो जाती है। आप लोग के टाइम पे छुट्टियां उतनी नहीं मिलती थी शायद, कि मिलती थी? कभी वो डिपेंड करता है, कभी बढ़ जाती थी, कभी मिलती थी, बट जो भी मिलती है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। हम्म। तो क्लास 10th में मैथ्स की प्रिपरेशन में मेजर मेजर अगर आपको देखा जाए तो आपको क्या लगा, किस तरह से तैयारी, मैथ्स की तैयारी एक 10th स्टूडेंट के बच्चे को करना चाहिए? स्टार्टिंग तो एनसीईआरटी से करनी चाहिए, एनसीईआरटी से बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, हम्म। बिकॉज़ आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल ये सब थोड़ा अपर लेवल पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के साइड पे चला जाता है। बट अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आरडी शर्मा रेफर करनी चाहिए। हम्म। स्टैंडर्ड मैथ्स में आरडी शर्मा के काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं, आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के। एंड देन मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हम्म। टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगा अगर मॉक टेस्ट पेपर, सैंपल टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं एक किए। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आ रहा है कि आपका क्लास 10th का मैथ्स का पेपर देने के बाद में जैसे मेरी आपसे बात हुई, तो आपने बताया कि कुछ 11 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। तो आउट ऑफ 80 11 मार्क्स आपके छूट गए थे। आपके उस पेपर में नंबर कितने आए फिर? 88 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 शायद 89 थे आपके, जो मुझे याद आ रहा है। 88। 89 था कि 88 था? 88। 88। मतलब लगभग एक मार्क्स जो आपके कटे 11 नंबर छूटने के बाद में, आउट ऑफ 69 68 आपके आए थे, 20 मार्क्स इंटरनल के, ऐसे 88। तो ये एक्यूरेसी रेट तो मेरे ख्याल से शुरुआत से ही चला आ रहा है हाँ, आपका। वो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने से बार-बार प्रैक्टिस करने से आती है। एंड में हासिल करने का कोई मतलब नहीं। तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये बुल साई वाला कंसेप्ट कैसे डेवलप करता है कोई बच्चा? उसको एकदम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में स्कोर हो, उसके कहीं नंबर ना कटे, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं एबीसी एनालिसिस और 80-20 का रूल यूज़ करती हूँ। 20% सिलेबस से ही 80% पेपर बनता है। तो स्टार्टिंग में मैं पहले वो 20% अच्छे से कवर करती हूँ। एंड जैसे एबीसी एनालिसिस एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, देन लीस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहले ए और बी कैटेगरी कवर करना बेटर होता है। फिर उसके साथ-साथ जो बचे हुए हैं जिसमें से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, उसको कवर कर सकते हैं। तो उससे एक्यूरेसी बिल्डअप होती रहती है शुरुआत से। जैसे बेटा एक चीज मैं यहाँ सब सब बच्चे जानना चाहेंगे, एबीसी एनालिसिस हर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा। 20% से 80% मार्क्स बनना है, ये भी चीजें थोड़ा एलोबरेट करो उसको। जैसे मैक्सिमम पेपर 80% ऑफ पेपर, अगर 80 मार्क्स का पेपर है उसका 80% नियरली वो एक सर्टेन टॉपिक से ही आता है, कुछ गिने चुने टॉपिक से, पूरे बुक से नहीं आता है।
तो उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको पहले प्रिपेयर करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना, वो ओवरऑल एक्यूरेसी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो पहले वो 20% को प्रिपेयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन बाकी 80% पे फ़ोकस करना। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं मैथ से हट के चलता हूँ अपने साइंस के ऊपर में, तो 3 सब्जेक्ट उसके अंदर में भी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन जो होता है वो बायोलॉजी होता है। मेरे लिए फिज़िक्स था। अच्छा, फिज़िक्स था। आजकल देखता हूँ मैं तो बच्चे फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है आए दिन जो एक टैबू हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी जेईई जगह के पे बात चल क्वेश्चंस। रही है, फिज़िक्स बहुत ज़्यादा हौवा बन के आ गया है। तो आपको क्यों लगता था फिज़िक्स बहुत अच्छा है, स्कोरिंग है? मेरा प्रैक्टिकल पार्ट और कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने का पार्ट ज़्यादा बेटर है हुँ, थियरी से। हुँ, थियरी ग्रास्प करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। हुँ। तो फिर भी प्रैक्टिकल उसमें आउट ऑफ 100 में 100 लेके आते हो आप थ्योरी में। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है आपकी बातें। चलो ठीक है, चलो फिज़िक्स आपका बहुत अच्छा है। तो फिज़िक्स के जो टॉपिक्स हैं उसकी तैयारी कैसे करते हैं? थोड़ा लाइट मोड में रहो, हँसते-मुस्कुराते, बच्चे ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन बच्चों को हेल्प करते हुए तो यहाँ तक आपने बताया कि कैसे 10th में 12th में स्कोर करना है। फिज़िक्स की चर्चा अपन ने करी, मैथ्स की करी। केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा बता दो, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करना चाहिए? केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ दिए होते हैं, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हुँ, उसके ही ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आता है। सो और बायो के लिए? बायो के लिए भी कंप्लीट एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में उसमें भी एक्टिविटीज़ और जो भी थ्योरी रहती है, जो भी कीवर्ड्स रहते हैं, उससे बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी साइंस में तो इम्पोर्टेंट है और डायग्राम्स भी बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया। तो अब चलिए एक फाइनल अपन चर्चा करते हैं कि जब बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, जैसे-जैसे आखिरी समय आने लग जाता है, जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो पीरियड है, इस टाइम पे चाहे 10th बोर्ड हो, चाहे 12th बोर्ड हो, इसमें जो एक बच्चा है वो कैसे तैयारी करता है? या जैसे आपने कैसे करी, वहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको क्या लगा? किस तरह से उसमें तैयारी के लिए लास्ट फिनिशिंग कैसे करनी है उसकी? सिलेबस तो एग्ज़ाम के 2 ढाई महीने पहले हो जानी चाहिए, बिकॉज़ 12th में एक्सटर्नल्स आते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो 12th में तो और भी ज़्यादा नेसेसरी है, जितने पहले सिलेबस खत्म होगा उतना बेटर होता है, उतने टाइम्स रिवीजन हो पाती है। प्लस मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर बहुत ज़रूरी है टाइम लिमिट के अंदर। प्रॉपर टाइम लिमिट 3 घंटे का, उससे कम हो तो और बेटर। वैसा ही टाइप का आंसर शीट, उसी में वैसे ही प्रेजेंटेशन, 2 जगह मार्जिन खींच के प्रॉपरली टाइम लिमिट के अंदर। वो प्रेशर बिल्टअप होना चाहिए। हाँ, वो सेम नहीं होता एग्जाम जैसा, बट थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहते हैं मेंटली। तो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम लिमिट अगर मेंटेन करना है, तो आपको एक सैंपल सिस्टमैटिक पेपर, अप्रोच से बिल्कुल आपको मार्जिन खींच के और उसको राइटिंग का टाइम प्रेशर प्रॉपर बिल्टअप करके प्रेजेंटेशन। करना है। तो आप कैसे करते थे? आपकी तैयारी किस प्रकार से हुई? कैसे किया आपने? वो स्कूल के जो प्री बोर्ड होते थे उनसे ही हो गया या फिर आपने अलग से तैयारी करी घर पे स्कूल या के प्री क्या? बोर्ड को तो सीरियसली दिया था, हाँ, प्रॉपर वैसे ही, प्लस अलग से भी की है, अलग से भी काफ़ी सारे सैंपल पेपर्स हर सब्जेक्ट के सॉल्व किए हैं। जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर था वो भी, प्लस दूसरे रेफरेंस बुक से भी सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, प्लस आपने जो टेस्ट लिए थे कोचिंग में, उससे भी बहुत हम हेल्प हुई। हमने तो क्या किया था, सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्री पेपर्स को ही हमने उठा के रखा और सेक्शन वाइज़ उसकी तैयारी करी सेट थी। हर कैसे सेक्शन, क्या कैसे तैयारी जैसे करते थे आप? 80 मार्क्स का पेपर होता है, जैसे अकाउंट्स में 2 पार्ट होता है, एक हुँ, पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो हुँ, पार्ट ए इस इतने पर्टिकुलर टाइम में खत्म होना चाहिए, पार्ट बी इतने टाइम में खत्म होना चाहिए। तो वो पार्ट-पार्ट के हिसाब से, हुँ, जैसे अगर 5 सैंपल पेपर बना रहे हैं, तो हर एक सेक्शन को आगे-पीछे सीक्वेंस में अरेंज करके एक-एक कौन-सा बेटर जा रहा है, हुँ, कौन-सा वहाँ पे एकदम एक्यूरेटली बनाने में हेल्प होगी। हुँ, तो वैसे इंडिविजुअल पार्ट्स में प्रिपेयर करना बेटर होता है। बहुत बढ़िया। तो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में घर से क्या बेनिफिट आपको मिला? यानी घर से जो सपोर्ट चाहिए, तो मदर-फादर और पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है और टाइम मैनेजमेंट और सारी चीज़ें तो हर बच्चा फेस करता है। इन पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? वो थोड़ा बताओ? पेरेंट्स का इमोशनली, मेंटली हर तरफ से सपोर्ट था। फाइनेंशियली तो था ही, इमोशनली और मेंटली भी था। हुँ, मम्मी-पापा बहुत सपोर्ट किए हैं। हुँ, कोई प्रेशर नहीं कि इतना ही स्कोर करना है, या जो कि बहुत नेसेसरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। पेरेंट्स प्रेशर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो प्रेशर ऑलरेडी स्कूल से, कोचिंग से, हर जगह से मिलता ही है।
तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो था। तो मैं भी बहुत प्रेशर बनाता था नहीं, नहीं, पढ़ने नहीं, के लिए। नहीं ना? तो नहीं। हमारा तो एक कॉमन रहता था, बस अपने को ये एग्ज़ाम देना है और इसमें जो बेस्ट हो सकता है अपने को अपना बेस्ट देना है। परसेंटेज जो आना होगा आते रहेंगे। शायद तुम और मैं भी नहीं सोचे थे कि हम 98 ने के आस-पास कहीं जाएँगे। हमने बोला बहुत अच्छे से करना है और बस आना है। और यही हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हर बच्चा यही सोच के जाए, है ना? तो पेरेंट्स और टीचर अगर ये फ़िलॉसफ़ी के साथ में अगर रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्कूल के प्रेशर को थोड़ा-सा हैंडल करना हर बच्चे को सीखना चाहिए, ये आपका कहना है ना? तो बहुत बढ़िया तरीके से तो हमारी जो बातचीत है वो बच्चों तक पहुँच गई है बेटा। बस ये बताओ अब 12th के बाद क्या? 12th के बाद तो मेरे हिसाब से मैं तो सीए कर रही हूँ। आई एम हुँ, प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो मैं अपना लॉन्ग टर्म करियर फाइनेंस में ही देखती हूँ, बहुत लाइक बढ़िया। कोर फाइनेंस, एकदम हुँ, हाई स्टेक्स फाइनेंस, दैट इज़ प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स। सीए एक जस्ट स्टेप है। हुँ, आगे एकदम जो कोर फाइनेंस होते हैं, हुँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस, वो सब में इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा है। तो उसको मैं लॉन्ग टर्म में देखती और साथ में ग्रेजुएशन अभी कहाँ से क्या चल रहा है? हूँ। ग्रेजुएशन में अभी मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, 3 बैचलर ऑफ इयर्स कॉमर्स, प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा। और हम ये जो टॉक शो है वो इसीलिए रखे हैं कि ये सारे बच्चे जो आज ये वीडियो देख रहे होंगे और आगे भी जो लोग देखेंगे वो भिलाई के टैलेंट को समझ पाएंगे कि वो कितनी मेहनत के साथ में अपना स्कोर लेके आते हैं, कैसी कितनी मेहनत लगती है जब जाके 98% 90% स्कोर करता है वो बच्चा। बहुत मेहनती बच्चा है, वो यूं ही ऐसे स्कोर नहीं कर पाता है। तो आज हमने उसके ऊपर बहुत विस्तार से तो चर्चा करी। स्कूल के टीचर हों, ट्यूटर्स हों, बच्चे की मेहनत हो, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इनके पेरेंट्स। तो दिशानी के पेरेंट्स भी आज, उनकी मदर हमारे साथ है, तो उनकी मदर से भी 2 मिनट हम उनसे बात करने की प्रयास करते हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। तो जैसे हम चाह रहे थे, हमारे बीच में आ गई हैं अब दिशानी की मम्मी ईशानी जी। जैसे आप दोनों माँ-बेटी के नाम में भी काफ़ी राइमिंग है, तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी ऐसा हम मानते हैं। तो आप ज़रा उन पेरेंट्स को बताइए जिनके बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में हैं या स्कूलिंग में जब उनको पेरेंटिंग चाहिए, तो बहुत सारे पेरेंटिंग ट्यूटर्स आ गए हैं, बहुत सारे उसमें भी गाइड करने वाले लोग आ गए, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के पेरेंट्स से अच्छा गाइडेंस मुझे नहीं लगता कोई और दे पाएगा। आज हमारी लड़की क्लास 10th में 91% लेके आई है, क्लास 12 सीबीएसई में 98% लेके आ रही है। तो ऐसे पेरेंट्स घर में ऐसा स्पेशल क्या करते हैं? वो मैं जानना चाहता हूँ, वो सारे हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। इस टॉक शो का मेन इम्पोर्टेंस मुझे लगता है आज का सबसे ज़्यादा की पॉइंट जो रहेगा, वो ये रहेगा कि पेरेंट्स जानेंगे कि बच्चों के लिए हमको घर में क्या करना है। तो आपने क्या किया था? थोड़ा-सा ये बताएँ? नहीं, मैंने एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया था। जी। जैसे घर में चलता है वैसे ही, बस उसको हमेशा यही बोलती थी कि जो भी करना है नॉलेज के लिए करो, ना कि मार्क्स के लिए, हुँ, कि 90% लाना है, 98% लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसका मतलब सब चीज़ मैं ही करती थी कि तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो और किसी चीज़ में नहीं। जैसे पढ़ती थी रात को 2 बजे तक, बीच में तबीयत भी खराब हुआ था, हुँ, तब भी मैं बोली उतना नहीं ध्यान देना है कि मार्क्स कितना आएगा, मेरे को 100 मिलेगा, कितना मिलेगा। तो रात को जो 2-2 बजे तक पढ़ते 2-2 रहते बजे थे? तक मैं 10 बार उठ के जाती थी, देखती थी पढ़ रही है, सो गई, क्या है, हुँ। पानी देना, ये देना। फिर ये पूरे साल लगभग 2-2 बजे रात तक चलते मैं रहता 2-2 था। बजे तक, 2 ढाई बजे उसका कोई टाइमिंग नहीं था सोने की, और कुछ सुबह नहीं। कितने बजे और उठ मैं भी, जाएँगे? हाँ, सवेरे मैं उसको थोड़ा-सा वो था कि लेट नाइट सोती थी, तो सवेरे मैं 9 बजे तक हुँ, बिल्कुल उस रूम में डिस्टर्ब भी नहीं होने देती हुँ, थी, हुँ। और कि जब कोई, स्कूल रहे तब? स्कूल रहते तो डे शिफ्ट रहता है, हाँ, 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 हाँ। स्कूल चली जाती थी, फिर स्कूल से आने के बाद नाश्ता रेडी, हुँ, खाए, फ्रेश होके फिर वो हो गया। हाँ। और बाकी बीच-बीच में जैसे पढ़ाई बहुत देर से कर रही है, तो मैं भी बीच में जाके कुछ हँसी-मज़ाक कुछ कर ली कि थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाए। और ये सब खाने-पीने में कोई विशेष ध्यान देने की बात बच्चों को? खाने-पीने में नहीं, ऐसे नहीं, बस टाइम टू टाइम उसके सामने कभी ऐसा भी होता था कि वो पढ़ रही है, तो मैं ही ले जाके खिला देती थी, कि अच्छा, तुम पढ़ते तो रहो, मैं खिला देती हूँ। बच्चे को खाना-पीना समय पे देना है, उसका ध्यान देना है, कब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। इसके अलावा और क्या सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से उनको जो चाहिए होता है, जो पीछे से उनको एक हिम्मत चाहिए होती है, वो पेरेंट्स से ही मिलती है।
तो वो किस तरह से उसको मजबूत बनाते हैं आप लोग? मैं तो बच्चों के साथ हमेशा हूँ, चाहे वो कुछ भी करे। मैं यही बोलती हूँ, कुछ भी हो, तुम लोग को जो सही लगे करो, मैं पीछे हूँ। जहाँ गलत रहेगा मैं बोलूँगी, हम्म। वही है। बाकी कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और याद आती है कि जैसे दिशानी की क्लास 12th में आप लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। आप लोग बताते नहीं हैं, मैं बताने के लिए सभी लोग को बीच में लेके आया ही नहीं किया। मकसद ही मेरा ये है कि हर एक पेरेंट्स को पता रहे कि पेरेंट्स क्या करते हैं। आपने अपनी बड़ी बेटी की शादी पूरे 1 साल डिले कर दी थी ताकि इस उसके बच्चे एग्जाम के के लिए क्लास 12th के पेपर अच्छे से हो हो जाए, जाए, उसके बिल्कुल। बाद करेंगे। तो जो इस ठंडी में शादी होनी थी वो अगले साल की ठंडी में शादी हुई। बिल्कुल। इतना ये जो तपस्या है, इस तरह के जो डिसीजंस है, ये एक बच्चे को घर के माहौल में देने का काम पेरेंट्स करते हैं। ये सारी चीजें अगर हमारे दर्शकों के बीच में जाती हैं तो वो पता लगता है कि एक बच्चे के पीछे कितनी मेहनत पेरेंट्स की जुड़ी होती है, टीचर्स की जुड़ी हुई होती है। तो ये, क्योंकि मैं आप लोगों से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ तो मुझे जानकारी थी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो भैया, ये मैं पेरेंटिंग की ये टिप्स हम लोग आप लोगों से सीखते हैं। अभी ये जो चीज़ें जब जाएँगी तो उम्मीद करता हूँ और भी लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने परिवार के बड़े निर्णय जो होते हैं वो किस प्रकार से लेना चाहिए वो इन पेरेंट्स से सीखेंगे। और आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमको आज इतना समय दिया है और इन बच्चों को, इन व्यूअर्स को, पेरेंट्स को भिलाई के और भिलाई के बाहर जो भी ये वीडियो देखेंगे, उन लोगों को पता चलेगा कि एक अच्छे, टैलेंटेड और बोर्ड एग्ज़ाम में और अपनी लाइफ में अच्छा स्कोर करने वाले बच्चों के लिए किस तरह का एक माहौल चाहिए होता है। तो आपने आके आज ये सब हमारे साथ शेयर किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।